हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम। इस वीडियो में हम अधिगम का अर्थ, अधिगम की परिभाषा, अधिगम के प्रकार, अधिगम की विशेषताएं, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियां और अधिगम स्थानांतरण, इन सभी पॉइंटों के विषय में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह वीडियो ऑल टीचिंग एग्जाम्स की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। अधिगम, अधिगम इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। अब देखेंगे अधिगम का अर्थ क्या होता है। अधिगम का अर्थ है सीखना या प्राप्त करना। अधिगम का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ को सीखना या प्राप्त करना। व्यक्ति के व्यवहार में अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव के कारण आए स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। किसके कारण आए परिवर्तन को? व्यक्ति के व्यवहार में जो अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण जो स्थायी परिवर्तन आते हैं उसी को क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अब आगे देखेंगे अधिगम की परिभाषाएं। पहली परिभाषा है क्रो एंड क्रो के अनुसार। यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हैं वही दी गई हैं। बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। तो सबसे पहले हैं क्रो एंड क्रो। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। कितने शब्द हैं यहाँ पर? आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन। यहाँ पर 3 शब्द हैं। इसे कैसे हम याद कर सकते हैं? क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो में भी 3 शब्द हैं और इनकी परिभाषा में भी 3 शब्द हैं। आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन करना अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा है गिलफोर्ड की। इन्होंने क्या कहा था? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। किसके कारण? व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। जब कोई व्यक्ति कोई व्यवहार करता है और उसी के कारण व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है तो वह अधिगम है। ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की। नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था? नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन अधिगम कहलाता है। क्या कहा था इन्होंने? कि जो नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाएं होती हैं उन्हीं का अर्जन ही अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट परिभाषा गेट्स। अनुभव एवं प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहलाता है। किसके किसके द्वारा? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। जबकि जो क्रो एंड क्रो थे उन्होंने 3 शब्द दिए थे। आइजेंग, इनकी क्या परिभाषा थी? अधिगम नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की प्रक्रिया है। किसके अंतर्गत? नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की एक प्रक्रिया है। आगे देखेंगे। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट है अधिगम की प्रक्रिया द्वारा व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम की प्रक्रिया में क्या होता है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। किसी भी व्यवहार को परिमार्जित करना ही अधिगम है। नेक्स्ट, अधिगम द्वारा शिक्षार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है। किन किन पक्षों का विकास होता है? इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का। तो इन परिभाषाओं से ये 3 पॉइंट निकल कर आते हैं। आगे है अधिगम के प्रकार। कितने प्रकार होते हैं अधिगम के? 3। फर्स्ट है गत्यात्मक अधिगम, या इसी को गामक अधिगम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस अधिगम को क्रिया या कार्य द्वारा अधिगम भी कहा जाता है। कैसा अधिगम कहा जाता है? किसी कार्य द्वारा किया गया अधिगम या किसी क्रिया द्वारा किया गया अधिगम को ही गत्यात्मक अधिगम कहा जाता है। इस प्रकार के अधिगम में अभ्यास का अधिक महत्व होता है। किसका अधिक महत्व होता है? अभ्यास का। दूसरा अधिगम है संज्ञान मूलक अधिगम, या इसी को प्रतिबोधनात्मक अधिगम कहते हैं। इसमें क्या होता है? इस अधिगम में व्यक्ति को केवल प्रत्यय का ज्ञान होता है, अर्थात इसमें केवल प्रत्यय की जानकारी होती है। प्रत्यय की या तथ्यों की जानकारी होती है। इस अधिगम में स्वपठन उपयोगी होता है। क्या उपयोगी होता है इसमें? स्वपठन। जबकि जो गत्यात्मक अधिगम था उसमें अभ्यास जरूरी होता है और प्रतिबोधनात्मक अधिगम में स्वपठन आवश्यक होता है। और इसमें क्या होता है? केवल प्रत्यय या तथ्यों की जानकारी होती है। नेक्स्ट है भावात्मक एवं संकल्पनात्मक अधिगम। जब हम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच,
विचारों, दृष्टिकोण, भावनाओं को संकल्पनात्मक अधिगम के नाम से जाना जाता है। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो हमारी सोच, विचार, दृष्टिकोण और भावनाएं जो होंगी उनको किस अधिगम से जाना जाएगा? संकल्पनात्मक अधिगम से। तो ये तीनों प्रकार अधिगम के कंप्लीट हो गए। अब आगे देखेंगे अधिगम की विशेषताएं। पहली विशेषता है अधिगम एक प्रक्रिया है। दूसरी विशेषता है अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है और सीखना ही क्या है? अधिगम है। तो अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम सदैव उद्देश्यपूर्ण होता है। कैसा होता है अधिगम? उद्देश्यपूर्ण। अधिगम एक क्रियात्मक प्रक्रिया है, मतलब क्रियाएं होती रहती हैं अधिगम में। नेक्स्ट, अधिगम में अध्यापक, मित्र, परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट है अधिगम से ही सर्वांगीण विकास होता है। जब व्यक्ति सीखता है तो उसी से क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक है विद्यार्थी से संबंधित कारक। कौन कौन से हैं विद्यार्थी से संबंधित कारक? विद्यार्थी का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सीखने की इच्छा, अभिप्रेरणा का स्तर, सीखने में तत्परता, विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी का बुद्धि स्तर, ये सभी चीज़ें ही विद्यार्थी से संबंधित कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करती हैं। मतलब ये सभी चीज़ें विद्यार्थी में होने से अधिगम को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है शिक्षक से संबंधित कारक। शिक्षक का व्यवहार अधिगम को यह प्रभावित करेगा कि शिक्षक का बच्चे के प्रति व्यवहार कैसा है, शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान है या नहीं, सही ज्ञान है या नहीं, शिक्षक वह किस तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, शिक्षक का व्यक्तित्व कैसा है, समय सारणी का निर्माण कैसे किया गया है, या बाल केंद्रित शिक्षा है या नहीं। ये सभी शिक्षक से संबंधित कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है वातावरण से संबंधित कारक। वातावरण में कौन कौन से कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं? कक्षा का अनुशासन। कक्षा का अनुशासन कैसा है, कक्षा का वातावरण कैसा है, यह अधिगम को प्रभावित करेगा। विद्यालय की स्थिति, पारिवारिक वातावरण कैसा है, सामाजिक वातावरण कैसा है, ये सभी वातावरण बच्चे के अधिगम को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है पाठ्यवस्तु से जुड़े कुछ कारक हैं। कौन कौन से? पाठ्यवस्तु की प्रकृति कैसी है, बच्चे के अनुसार है कि नहीं, बच्चे की रुचि उसमें बच्चे की रुचि के अनुसार है या नहीं, सीखने की विधियाँ कैसी सीखने की विधियाँ हैं उसमें, पाठ्यवस्तु का प्रारूप कैसा है, उदाहरण प्रस्तुतिकरण उसमें कैसे किया गया है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग, ये सभी चीज़ें पाठ्यवस्तु से जुड़े कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अब आगे देखेंगे अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। सिखाने की बच्चों को प्रभावशाली विधियाँ कौन कौन सी हैं? किसी भी नई क्रिया या नए पाठ को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने अनेक विधियों का प्रयोग किया है। यहाँ पर उन्हीं विधियों का वर्णन कर रहे हैं जो अधिक उपयोगी एवं प्रभावशाली हैं। ये विधियाँ निम्नलिखित हैं। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी नई चीज़ को जब सिखाई जाती है बच्चों को तो उसके लिए मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारी विधियों का प्रयोग किया है। यहाँ पर हम कुछ उन विधियों का वर्णन करेंगे जो विधियाँ कुछ ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा प्रभावशाली हैं। पहली विधि कौन सी है? करके सीखना। करके सीखना में क्या होता है? बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं वे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि स्वयं कार्य करने में बालक उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं। क्या होता है कि जब बालक किसी कार्य को स्वयं करते हैं तो उसी को कहते हैं करके सीखना। तो जब स्वयं करते हैं तो उसे जल्दी सीखते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जब स्वयं कार्य करते हैं तो वह उद्देश्यों का निर्माण भी स्वयं करते हैं, उस कार्य की योजना बनाते हैं, योजना को पूर्ण करते हैं और उसके बाद बालक अपनी सफलता और गलतियों को मालूम करके उनमें सुधार का प्रयत्न करते हैं। पहले योजना बनाते हैं, पहले उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, फिर योजना बनाते हैं, फिर योजना को खुद ही पूर्ण करते हैं और उसके बाद जांचते हैं कि वह कितने सफल हुए या नहीं सफल हुए। फिर उसके बाद वे अपनी गलतियों का आकलन भी करते हैं और जो गलतियां हुई हों उनमें वे सुधार भी करते हैं। तो ये सभी क्रियाएं बालकों द्वारा की जाती हैं, जिससे वे जो भी सीखते हैं वह स्थायी रूप से सीखते हैं और वे जल्दी सीखते हैं स्वयं द्वारा जब सीखते हैं। तो ये हो जाता है करके सीखना। यह एक प्रभावशाली विधि है बच्चों को सिखाने की। दूसरी विधि है निरीक्षण करके सीखना। इसमें क्या होता है? बालक जिस वस्तु का निरीक्षण करते हैं उसके बारे में वे जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। इसका कारण यह है कि निरीक्षण करते समय बालक उस वस्तु को छूते हैं,
अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि दूसरी विधि कौन सी है, निरीक्षण करके सीखना। अगर बालकों को सिर्फ किसी चीज़ के बारे में बता दिया जाएगा तो वे उतना जल्दी नहीं सीख पाएंगे जितना जल्दी अगर उन्हें किसी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए कहा जाएगा और वो तब उससे सीखेंगे। तो क्या होता है कि जब बालकों को किसी चीज़ का निरीक्षण करने के लिए कहा जाता है तो उससे वो जल्दी और स्थायी रूप से सीखते हैं। इसका कारण क्या है, निरीक्षण करते समय बालक उस वस्तु को छूते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या उसके बारे में बातचीत करते हैं। जो भी ज़रूरी होता है वह करते हैं। इस प्रकार वे अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। फलस्वरूप उनके स्मृति पटल पर उस वस्तु का स्पष्ट चित्र अंकित हो जाता है। अगर उन्हें बताया बस जाएगा सिर्फ तो उतना प्रभावशाली नहीं होगा जितना जब वो स्वयं करेंगे, स्वयं उसका निरीक्षण करेंगे, उससे सीखेंगे। उसमें क्या हो, स्वयं निरीक्षण करने में क्या होता है, उनकी अधिक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग होता है और यह चीज़ उनके स्मृति पटल पर अंकित हो जाती है। तो ये हो गई दूसरी विधि, निरीक्षण करके सीखना। अब नेक्स्ट विधि है परीक्षण करके सीखना। करके सीखना हो गई, निरीक्षण करके सीखना हो गई। अब देखेंगे परीक्षण करके सीखना। नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण द्वारा कर सकता है। जब किसी भी नई बात की खोज करना क्या है, ये भी एक प्रकार का सीखना ही है। और बालक इस खोज को कैसे कर सकता है, जब कोई परीक्षण करेगा बालक तभी तो वो नई नई खोजें करेगा। तो परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। जब कोई परीक्षण करेगा तो वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा, फिर उसकी खोज होगी। इस प्रकार बालक जिन बातों को सीखता है वे उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती हैं। क्या होगा, जब बालक किसी चीज़ की खोज करेगा तो वह उसका परीक्षण करेगा। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और इससे वह नई नई बातें सीखेगा जो उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाती हैं। तीसरी विधि हो गई। अब चौथी विधि देखेंगे, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। इसमें क्या होता है, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना अधिक उपयोगी और प्रभावशाली होता है। मुख्य सामूहिक विधियाँ निम्नलिखित हैं। कुछ सामूहिक विधियाँ दी गई हैं यहाँ पे, जैसे वाद विवाद विधि। इसमें प्रत्येक छात्र को अपने विचार व्यक्त करने और प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाता है। ये कैसी विधि है, वाद विवाद विधि? सामूहिक विधि है। समूह बनाए जाते हैं और उनमें प्रत्येक बच्चे को अपने विचार व्यक्त करेगा और प्रश्न पूछेगा, इन सभी का इसमें अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है वर्कशॉप विधि। इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन किया जाता है। क्या होता है इसमें, सामूहिक रूप से विभिन्न विषयों की सभाओं का आयोजन किया जाता है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। इसमें विशेष विषय पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि में क्या होता है कि कोई विशेष सब्जेक्ट लिया जाता है और उस पर सामूहिक रूप से छात्रों से विचार विनिमय करवाया जाता है। तो ये हो जाती है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट व डाल्टन विधि। प्रत्येक छात्र अपनी अपनी व्यक्तिगत रुचि, ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उसके सीखने का कार्य सरल हो जाता है। क्या होता है इसमें कि प्रत्येक छात्र की जिस क्षमता का होगा प्रत्येक छात्र, वह अपने स्तर के अनुसार स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को कर सकता है। इससे क्या हो जाता है, उसका सीखना सरल हो जाता है। तो ये हो गई सामूहिक विधियाँ। अब नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखना। इसमें बालक दूसरों का अनुकरण करके सीखता है। तो ये हो गई कुछ प्रभावशाली विधियाँ। अब आगे देखेंगे अधिगम स्थानांतरण। एक क्षेत्र में सीखा गया ज्ञान, कौशल, अनुभव या प्रशिक्षण को यदि दूसरे क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो इसे अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे कि एक क्षेत्र में जब कोई ज्ञान सीखते हैं हम और उसका प्रयोग किसी दूसरे क्षेत्र में करते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण का एक वीडियो हम आपको दे चुके हैं, जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। उसमें सारे स्थानांतरण डिटेल से समझाए गए हैं। यहाँ पर सिर्फ कुछ ही स्थानांतरण बताए जाएंगे आपको। उदाहरण, गणित के ज्ञान को दुकानदारी में वहाँ हिसाब किताब में उपयोग करना। देखिए गणित का ज्ञान हमने लिया लेकिन उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, दुकानदारी में, दुकान में कर रहे हैं, हिसाब किताब में उसका प्रयोग कर रहे हैं। तो यह क्या हो गया, अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण के प्रकार। फर्स्ट है धनात्मक स्थानांतरण। जब पहले अर्जित किया गया ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में सहायक होता है तो वह धनात्मक या सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जैसे कोई ज्ञान हमने पहले अर्जित कर लिया, उसके बाद जब हम कोई नया ज्ञान अर्जित करते हैं तो इस नए ज्ञान को अर्जित करने में ये वाला ज्ञान कुछ सहायता करे तो क्या हो जाता है, वह धनात्मक स्थानांतरण। जैसे
साइकिल चलाने के कौशल सीख लेने पर मोटरसाइकिल चलाने में कम कठिनाई होती है। जो व्यक्ति साइकिल चलाना जानता है, जब वो मोटरसाइकिल चलाना सीखता है तो उसे ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, उसको काफ़ी कुछ समझ होती है और वो जल्दी सीख जाता है। तो ये हो गया धनात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है ऋणात्मक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है, जब पूर्व अर्जित ज्ञान नवीन ज्ञान को अर्जित करने में बाधक होता है तो उसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या होता है इसमें कि जैसे कोई पहले अर्जित किया गया ज्ञान है और जब कोई नया ज्ञान अर्जित करते हैं तो ये जो पहले का अर्जित किया हुआ ज्ञान है ये इसमें बाधक हो, मतलब ये नए ज्ञान में बाधा उत्पन्न करे, तो ये हो जाता है ऋणात्मक स्थानांतरण। जैसे यदि हम पहले हिंदी व अंग्रेजी में 2 लिंग पढ़ते हैं, उसके बाद संस्कृत में 3 लिंग पढ़ते हैं तो यह भ्रम पैदा करता है। हिंदी अंग्रेजी में आप लोगों को पता ही होगा कि 2 लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। अगर हम पहले हिंदी व अंग्रेजी पढ़ चुके हैं तो उनमें 2 लिंग हमने पढ़ा, जब हम उसके बाद संस्कृत पढ़ेंगे तो यह हमें भ्रम पैदा करेगा कि ऐसा कैसे हो गया, यहाँ पे तो 3 लिंग हैं। तो ये कैसा स्थानांतरण हो गया, ऋणात्मक स्थानांतरण। नेक्स्ट है शून्य स्थानांतरण। जब किसी कार्य को करने की योग्यता अथवा ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव न पड़े तब उसे शून्य स्थानांतरण कहेंगे। जैसे कोई हमने पहला कार्य किया, उसके बाद हम कोई नया कार्य कर रहे हैं तो इन दोनों में कोई संबंध ही ना हो, बिल्कुल डिफरेंट कार्य हो, एक दूसरे का किसी पर कोई प्रभाव ही ना पड़े, तो क्या हो जाएगा ये शून्य स्थानांतरण, कोई प्रभाव ना पड़े, तो ये हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। जैसे कबीर के दोहे पढ़ने के बाद रहीम के दोहे पढ़ने पर कबीर के दोहे कोई सहायता या बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं, तो ये हो गया शून्य स्थानांतरण। सकारात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण। धनात्मक में क्या था, सहायक होता था पहले अर्जित किया गया ज्ञान, और ऋणात्मक में क्या होता था, बाधक होता था पहले अर्जित किया गया ज्ञान, और शून्य स्थानांतरण में होता है कि जो पहले अर्जित किया गया ज्ञान नए ज्ञान में कोई प्रभाव ही नहीं डालता। तो ये 3 स्थानांतरण कंप्लीट हो गए। एक अधिगम स्थानांतरण का जो वीडियो दिया है हमने आपको, उसमें और भी कई स्थानांतरण बताए गए हैं। क्षैतिज स्थानांतरण, ऊर्ध्वाधर स्थानांतरण, एक दिशीय स्थानांतरण, ये सभी स्थानांतरण उसमें बताए गए हैं। जिसने ना देखा हो वो देख सकते हैं। आज का वीडियो ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांतों के साथ मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। वीडियो से रिलेटेड PDF प्राप्त करने के लिए ये है हमारा व्हाट्सअप नंबर, इसमें अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड करिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और इससे रिलेटेड PDF आपको प्राप्त हो सकेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।